त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। डॉक्टर दिव्या जी मैम। हाँ बेटा, एक बार इसको फिर से प्रेजेंट कर लीजिए, ये मल्टीपल में हो रहा है ना? फिर से स्लाइड प्रेजेंट करनी पड़ेगी। हाँ, दिख नहीं रही बेटा ठीक से। एक सेकंड। ये मल्टीपल क्यों हो रहा है? मैम अभी ठीक आया? हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक आ गया। अरे सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सहस्ताय सर्वामय विनाशनाय
सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी, भगवान आज के व्याख्यान की संख्या है 519 या 515। हेलो डॉक्टर दिव्या, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी मैम ठीक आ रही है मैम। आज के व्याख्यान की संख्या है 515 और हम आज मैं अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है और आज का अपने स्पीकर डॉक्टर दिव्या का प्रेजेंटेशन टॉपिक सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू पंचकर्मा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका टॉपिक सिलेक्शन है और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को और जो अपनी कैरियर आयुर्वेद में बनाना चाहूंगी कि ये आयुर्वेद का बहुत सबल पक्ष है, बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग है कि सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन जब हम करवाएंगे तो बहुत सारे व्याधियों से हम वर्तमान समय में जो समाज फेस कर रहा है, उससे रूबरू हो रहा है, उससे हम उनको निजात दे सकते हैं, उनको मुक्ति दे सकते हैं। और ये सच में बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद की तरफ से हम लोगों को एक बताना चाहे कि आयुर्वेद बढ़िया साइंस है, साइंटिफिक साइंस है। आयुर्वेद से आज भी जो ईस्वी सन पूर्व 5000 में लिखा गया था वही हो सकता है। तो ऐसी सब बातें बताने के लिए मुझे लगता है कि आज का टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जिसके माध्यम से हम समाज में अपना माने आयुर्वेद का उचित स्थान प्राप्त करवा सकते हैं और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम चिकित्सक भी लाभान्वित होंगे। तो मैं आज का स्पीकर का परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो मैंने अभी बताया, जहां आप वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है, वहीं से MMM मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर से आपने पूरी की है और आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान न्यू दिल्ली से आपने पूरा किया है। इससे पहले आप सीनियर रिसर्च फेलो इन NIIMH हैदराबाद और नमस्ते पोर्टल आपने काम किया है एज अ सीनियर रिसर्च फेलो। तो ये भी बहुत अच्छा नमस्ते पोर्टल है, बहुत सारी उसमें लोगों ने मेहनत, अपने चिकित्सकों ने मेहनत की है और ये उपयोगी भी है और बहुत सारा ऐसे उपयोगी वहां से हम बहुत सारे चिकित्सक उसकी उपयोग में ले सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी मातृ संस्था है ना, मैं अपने जामनगर को बड़ा मिस करती हूँ। जब कभी भी जामनगर का नाम भी ऐसे सुनाई दे या बोलने का मौका मिले, है ना, देखो अभी भी कोई ऐसा है नहीं मगर मैंने जामनगर को याद कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रासंगिकता बन जाती है कि जब आप अपनी मातृ संस्था में सर्विस करने का, सेवा करने का मौका मिलता है तो ये बहुत प्राउड की बात है। मैं डॉक्टर सोनू को भी जयपुर में हमेशा कहती हूँ कि बेटा तुम बहुत लकी हो कि मातृ संस्था में आप काम कर रहे हो, है ना। तो हेलो डॉक्टर दिव्या, ओवर टू जी यू। मैम। जी बेटा, आप शुरू करिए व्याख्यान। थैंक यू मैम। जी बेटा। जैसा कि अभी मैम ने बताया, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये है अवेयरनेस ऑफ सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू पंचकर्मा। तो
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि आयुर्वेद का मेन मोटो क्या है। आयुर्वेद का मेन मोटो यही है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहला मोटो है। देन उसके बाद में है आतुर के विकार का प्रशमन करना। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो हेल्थ है, जो हेल्थ इज ए बेसिक प्री रिक्वेसाइट फॉर एन इंडिविजुअल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो मेनली हम स्वस्थ की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि जो स्वस्थ की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने, स्वस्थ की डेफिनेशन में उन्होंने दिया है समदोषा समधातु समदोषा सम धातु समाग्नि मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिया मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो इन सब चीजों को अगर हमें बॉडी के अंदर सम अवस्था में रखना है तो हमें जितना भी हमारा ऋतुचर्या बताया है, जितना भी दिनचर्या बताया है या सदव्रत बताया है, उसका हमें अगर हम पालन करेंगे तो हम इन्हें सम अवस्था में रख पाएंगे। और अगर हम इन सब का पालन करते हैं फिर भी क्या होता है कि कुछ कुछ अमाउंट में जो दोष है वो हमारी बॉडी के अंदर बचते हैं। तो उन दोषों को निकालने के लिए अगर हम सीजन वाइज ये ध्यान रखें कि किस सीजन के अंदर कौन सा दोष बढ़ रहा है, हमें कौन से दोष को निकालने के लिए काम करना चाहिए, तो उस दोष का ना तो प्रकोप होगा और ना ही वो आगे जाके व्याधि में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए आचार्य वाग्भट एक्सप्लेन करते हैं, क्रमादम अपि मणौ पंको अवश्यम भवेत्येत उत्तिष्ठेत यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। तो आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जिस प्रकार से हम पानी के अंदर अगर हम एक क्लियर मणि को भी रखते हैं तो ड्यू टू टाइम, थोड़ा टाइम के बाद उसके ऊपर भी एक मिट्टी की परत जमा होने लग जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है कि अगर हम टाइम टू टाइम दोषों को नहीं निकालेंगे तो वो जो दोष है वो हमारे शरीर के अंदर रिसाइड करने लगेंगे और जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उनका प्रकोप होगा और वो व्याधि में कन्वर्ट होंगे। तो मैम ने जैसा बताया कि हमारे पास बहुत किस ऋतु के अंदर कौन सा शोधन कराना है, क्या शोधन कराना है। हाँ डॉक्टर दिव्या। जी मैम। कंसर्न है ना, सेकंड स्लाइड कई बार होती नहीं है बेटा। क्या मैम? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आई है बीच में। आपकी फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है, सेकंड स्लाइड नहीं हो रही है बेटा। आप सेकंड स्लाइड पे बोल रहे हो, फर्स्ट पे बोल रहे हो? यस मैम, सेकंड पे ही सोचा कि एक बार बता दूं, है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी हो रही है मैम शो? हाँ अभी हो रही है, अभी हो रही है बेटा। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अभी आ रही है। अगर हम बात करते हैं पंचकर्म की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक पंचकर्म है और एक पंचशोधन है। तो पंचकर्म के अंदर हमारे पास आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य। और अगर हम पंचशोधन की बात करते हैं तो पंचशोधन में हम अनुवासन बस्ती को इंक्लूड नहीं करते हैं, वमन, विरेचन, निरहु बस्ती, रक्तमोक्षण और नश्य को इंक्लूड करते हैं। तो जो ऋतु शोधन है वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद के अंदर जो बताया गया है। इसके अंदर हम मोर्बिड दोष को उसके जो नियरेस्ट रूट है उससे हम निकाल करके उसका शोधन करते हैं। दिस इज डन टू अवॉइड द प्रकोप एंड द बैड इफेक्ट कोज्ड बाय द दोष इन द पर्टिकुलर ऋतु। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो सीजन्स है उसको हम या थ्रू आउट द ईयर माने तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो आयन में डिवाइड करते हैं।
एक उत्तरायण है, देन नेक्स्ट है दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण है वो हमारा वो वाला पार्ट है मिड ऑफ जनवरी टू मिड ऑफ जुलाई तक। तो उत्तरायण का मीन्स है कि जो सूरज है वो अपने इसमें सूरज बहुत प्रबल होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से जो भी हमारा आप्यांश है या जो भी बल है उसका क्षय होता है। और मेनली जो दक्षिणायन है उससे हम हमारे नेचर से हम बल ग्रहण करते हैं और डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरायण, तो उत्तरायण तो हम जैसे हमारा हिंदू रीति रिवाज में मानते हैं या हमारी पारंपरिक लैंग्वेज में बात करें तो उत्तरायण और दक्षिणायन है। लेकिन हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करते हैं तो ये आदान काल और विसर्ग काल है। तो अगर हम आदान काल की बात करते हैं तो आदान काल के अंदर सूर्य और वायु पावरफुल होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, कूलिंग क्वालिटी ऑफ द अर्थ होती है वो रिड्यूस होती है और जो बॉडी की स्ट्रेंथनिंग है वो स्ट्रेंथनिंग भी कम होती है। और उसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो जो एनवायरनमेंट के अंदर जिन रसों की वृद्धि होती है उन्हीं रसों की वृद्धि हमारे शरीर के अंदर भी होती है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर तिक्त, कषाय और कटु टेस्ट होता है, जो ये जो रस होता है उनकी उत्पत्ति होती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आती है और जो भी पर्टिकुलर इंसान है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अब अगर हम बात करें दक्षिणायन की तो इसको हम विसर्ग काल भी बोलते हैं। इन दिस पीरियड विंड इज वेरी नॉट वेरी ड्राई, इसमें मून होता है, मून पावरफुल होता है। जैसे हम बात करते हैं आदान काल के अंदर सन पावरफुल होता है और विसर्ग काल के अंदर मून पावरफुल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बहुत इस ऋतु मतलब अगर हम इस अयन की बात करें या विसर्ग काल की बात करें तो बारिश होती है, क्लाउड एनवायरनमेंट कूल रहता है, उसकी वजह से मधुर शरीर के अंदर भी और एनवायरनमेंट के अंदर भी, तो उसके कारण जो भी पर्सन है उसकी स्ट्रेंथ के अंदर वृद्धि होती है। अगर हम बात करें अगर हम ऋतु, महीने, कौन सा दोष कब संचय हो रहा है, कब किसका प्रकोप हो रहा है, कब प्रशमन हो रहा है, तो अगर हम आदान काल में बात करते हैं तो आदान काल की फर्स्ट ऋतु आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु आदान काल की फर्स्ट ऋतु है जो स्टार्ट होती है मिड ऑफ जनवरी टू मिड ऑफ मार्च। तो इसमें अगर स्वाभाविक रूप से देखें तो कफ का संचय होता है और इसमें जो बल होता है उत्तम बल होता है व्यक्ति का, क्योंकि ये जस्ट विसर्ग काल खत्म होके आदान काल स्टार्ट होता है तो बल उत्तम होता है। देन उसके बाद में आदान काल के अंदर सेकेंड ऋतु आती है वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु होती है हमारी मिड ऑफ मार्च टू मिड ऑफ मई। तो इसमें जो संचित हुआ कफ है, तो वसंत ऋतु में सूरज की किरणें बढ़ने लगती है, तो उस कारण से जो संचित हुआ कफ है वो पिघलने लगता है और वो अपनी प्रकुपित अवस्था में आता है। तो इसमें थोड़ा बल कम हो जाता है क्योंकि सूरज निकलने लगता है, सूरज बढ़ने लगता है, तो शरीर के अंदर बल भाव की कमी होने लगती है, तो इसके अंदर मध्यम बल होता है। देन उसके बाद में आती है अंतिम ऋतु आदान काल की ग्रीष्म ऋतु, जो मिड ऑफ मई टू मिड ऑफ जुलाई होती है, और इसके अंदर वात का संचय होता है, और अगर स्वाभाविक रूप से देखें तो कफ का प्रशमन हो जाता है। और अगर बल की बात करें तो इसके अंदर हीन बल होता है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं विसर्ग काल स्टार्ट होता है। जो हमारी 3 ऋतुएं होती हैं वो 3 ऋतु आदान काल में जाती हैं, और जो बाकी की 3 बची हुई ऋतु हैं वो विसर्ग काल में जाती है। तो विसर्ग काल की जो पहली ऋतु होती है वो होती है वर्षा ऋतु, जो स्टार्ट होती है मिड ऑफ जुलाई टू मिड ऑफ सितंबर। इसमें बेसिकली देखा जाए तो पित्त का, जिसको हम भी मानते हैं, जो उसका स्टार्टिंग टाइम होता है वर्षा ऋतु का, आचार्य सुश्रुत ने उसे प्रावट ऋतु भी बोला है, तो उसके अंदर वात का प्रकोप होता है। और वात का प्रकोप होता है इसलिए इसमें जो बल होता है, व्यक्ति का जो बल है वो बहुत ही हीन है। देन उसके बाद में सेकेंड ऋतु आती है विसर्ग काल की शरद ऋतु। शरद ऋतु है मिड सितंबर टू मिड ऑफ नवंबर।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें पित्त का प्रकोप होता है और वात का स्वाभाविक रूप से शमन होता है। और इसमें जो बल होता है वो मन तो वो होती है हेमंत का के अंदर हमें कौन से पंचकर्म के प्रोसीजर कराने चाहिए। पहली बात, दूसरी बात हम बल की बात कर देन उसके बाद में आता है वसंत ऋतु, ये फ्लावरिंग सीजन है। देन ग्रीष्म ऋतु आता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर बॉडी के अंदर से सौम्य भाव एक्सट्रैक्ट होता है। देन आता है वर्षा ऋतु जिसे हम हैवी रेन से लेते हैं। फिर आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर हिंस कर्म होता है, मीन्स हार्वेस्टिंग होती है फसल की, तो इसलिए इसको शरद बोला है। हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु के अंदर हमारी बॉडी के अंदर से हॉटनेस कम हो जाती है और प्रकृति के अंदर भी ठंडापन बढ़ जाता है। प्रावट ऋतु है जो हम रेनी सीजन को बोलते हैं और जस्ट प्रेयर टू रेनी सीजन है जो प्रावट ऋतु है हमारी। अब अगर हम बात करते हैं पंचकर्म प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू ऋतु, तो अगर हम शिशिर ऋतु में बात करते हैं तो शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है। तो हमें शिशिर ऋतु में वो सभी कर्म बोलो या वो सभी भोजन विहार आहार विहार वो सब करना चाहिए जिससे कफ को हम आगे अवस्था में कफ प्रकोपित ना हो, कफ का संचय ज्यादा ना हो। लाइक पंचकर्म प्रोसीजर के अंदर हो गया अभ्यंग है, मूर्ध तेल है, विमर्दन है, पादाघात, जितने भी लेप हैं, जितने भी प्रकार के स्वेद हैं, चाहे वो निराग्नि स्वेद है, चाहे वो साग्नि स्वेद है। तो कफ सौम्य है तो हमें इस ऋतु के अंदर जितने भी हम तीक्ष्ण कर्म करवा सकते हैं तो तीक्ष्ण कर्म करने चाहिए। लाइक तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए, नश्य कराना चाहिए, तीक्ष्ण व्यायाम। देन आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, बल भी हीन होता है। और तो इस ऋतु के अंदर वैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी वाली कंडीशन है तो उस ऋतु में हम पंचकर्म को निषेध मानते हैं कि पंचकर्म नहीं करना चाहिए। बाकी इस ऋतु के अंदर वैसे भी ज्यादा कुछ पंचकर्म कराना नहीं चाहिए, ओनली हम शीतल द्रव्यों से लेप करा सकते हैं। देन उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर पित्त का संचय होता है और वात का प्रकोप होता है और बल भी हीन होता है, अग्नि भी हीन होती है। तो इस ऋतु में हमें बस्तियों का ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है जिसकी वजह से हमें जितने भी पित्त है, तिक्त स्नेहपान है, उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर आती है हमारी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के अंदर कफ का संचय होता है। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु की जो ठंडे, बाकी जो हमने शिशिर ऋतु में जो हम फॉलो करते हैं वही ऑलमोस्ट दिनचर्या हम हेमंत ऋतु में वमन कराना चाहिए वसंत में, और विरेचन कराना चाहिए हमें शरद ऋतु में। तो हम उनके लिए क्या क्या औषधियां यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी औषधियां हैं हमारे पास में उनके लिए। तो अगर हम पहले
बात करें के अंदर कफ दोष को निकालते हैं और विरेचन के अंदर हम पित्त दोष को निकालते हैं। तो दोनों ही दोष पंगु हैं, कफ पंगु पित्त पंगु, पंगु मल धातुआ। तो इन दोनों को ले जाने का काम करती है वात। तो मेनली अगर हम इन दोषों का शोधन करते हैं तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी हमारा प्री ऑपरेटिव है, लाइक उस अवस्था में है, तो पहले हम दोषों को निराम करेंगे, देन हम उन दोषों को उपस्थित करवाएंगे। उपस्थित इन द सेंस तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह श्वेतोत्पादने पंचकर्म जो दोष है वो अपनी शाखा को छोड़ दें और जो धातुओं से संपर्क है और अपनी प्रधान अवस्था में आ जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं उपस्थित दोष। तो दोषों को उपस्थित करने के लिए हमें जितना भी प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसकी जरूरत पड़ती है। और एक्चुअली क्या होता है कि पित्त और कफ को मीन्स हमें उसका वृद्धि भी करनी है, विशिंदन भी करना है, फिर उसको कोष्ठ में भी लाना है, फिर निकालना है। तो उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे साथ वर्क करता है उतना ही। जितना हम बॉडी पे काम करते हैं उतना एनवायरनमेंट भी बॉडी पे काम करता है। तो इसके लिए ये अवस्थाएं बताई गई है कि हमें बेसिकली ये वसंत ऋतु में ही कराना है, बेसिकली ये हमें शरद ऋतु में ही कराना है। तो मेनली अगर हम वामक औषध की बात करें तो जो हम वमन कराते हैं वो वसंत ऋतु के अंदर कराते हैं। तो अगर हम वमन के अंदर अगर सबसे श्रेष्ठ जो औषध मानते हैं, हम मदन फल को मानते हैं, क्योंकि जो मदन फल है वो मदन फल के लिए जो बोला जाता है वो बोला जाता है अनापाय। अनापाय बोले तो कि अगर इससे हम वमन कराते हैं तो शरीर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी दुष्प्रभाव पैदा नहीं होता है, या फिर जो वमन होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। तो मदन फल जो है वो श्रेष्ठ वामक बताया गया है। और मदन फल का जो रस है वो मधुर है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारी वामक ड्रग हैं उनका जो रस है वो कषाय तिक्त और मधुर है। सबका जो विपाक है ऑलमोस्ट कटु है, और जो सबका वीर्य है वो ऑलमोस्ट उष्ण वीर्य है। और जो मदन फल है वो श्रेष्ठ वामक है। तो इसलिए अधिकतर जब भी हम वमन की बात करते हैं तो हम मदन फल से ही वमन कराते हैं। देन उसके बाद मदन फल के बाद में आता है जिमुतक, जिसको हम कड़वा खीरा भी बोलते हैं। तो जिमुतक की जो प्रॉपर्टी है वो त्रिदोषण होती है। और अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, लाइक श्वास कांस हिक्का है, तो अगर हम उसमें जिमुतक से वमन कराते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारे पास में इक्ष्वाकु, जिसको हम कड़वी तुरई भी बोलते हैं। और मेनली ये भी कफ तो है ही, इसका मेन कफ पे तो काम करता ही है। और मेनली ये भी श्वास रोगों के अंदर ही ज्यादा यूज करते हैं। जिन भी पेशेंट को कांस श्वास सर्दी विष या ज्वर वाली प्रॉब्लम है उनके लिए हम मेनली इक्ष्वाकु का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद में आता है धामार्गव। तो हमारे पास में दो चीजें, एक तो धामार्गव है और एक कृतवेधन है। तो जो हमारे पास एक तो रिच गार्ड आती है और एक हमारे पास जिसको हम गिलकी बोलते हैं, जो गिलकी आती है। तो जो कड़वी गिलकी है वही हमारी धामार्गव है। धामार्गव का जो मेन हम प्रयोग करते हैं वो हम उदर रोगों में और गुल्म में, और मेनली जो कफ से होने वाले विकार हैं उनमें हम धामार्गव का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद में आता है कुटच। कुटच का जो हम प्रयोग करते हैं, कफ तो शामक है ही है, उसके साथ में पित्त पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए जो हम कुटच का प्रयोग करते हैं वो रक्तपित्त, हृदय रोग, वातरक्त और विसर्प, जहाँ पे भी हमें रक्त की दृष्टि देखने को मिलती है वहां पे अगर हमें वमन कराना है तो हम कुटच का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद में आता है कृतवेधन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी रिजगार्ड है, तो वो जो कड़वी रिजगार्ड है वो हमारी कृतवेधन है। तो जो कृतवेधन है वो बहुत तीक्ष्ण है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं जब
दोष गाढ़ अवस्था में है, तो गाढ़ दोषों के लिए हम इसका यूज करते हैं। और मेनली हम इसका प्रयोग करते हैं कुष्ठ, पांडु, प्लीहा रोग, शोफ, गुल्म और जो भी अगर गर्विश वाली दुष्टि है तो उसमें भी हम कृतवेधन का प्रयोग करते हैं। ये तो है हमारी वामक औषध। ऐसे ही हमारे पास कुछ वमनोपक द्रव्य भी होते हैं। जो वमनोपक क्या होता है? क्रियायाम सहायत्वनोपेन गच्छन्ति, मतलब कि जो वमन ड्रग की कार्मुकता को बढ़ाएगा वो हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं वमनोपक। तो वमनोपक के रूप में जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास में मधु, मधु, कोविदर, कर्बूदर, नीप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, शदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये सब जो 10 ड्रग हैं वो हमारी हैं वमनोपक ड्रग। अब हम बात करते हैं विरेचन की। तो विरेचन हम मेनली पित्त दोष के लिए कराते हैं, और विरेचन जो औषध है हमारे पास में शरद ऋतु में हम बेसिकली विरेचन कराते हैं। तो अगर हम विरेचन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास विरेचन के अंदर आती है त्रिव्रत। जो त्रिव्रत है वो सुख विरेचन के लिए सबसे अग्रे है। तो देन उसके बाद में आता है हमारे पास में आरगवद। तो जो आरगवद है, आरगवद का जो फल मज्जा यूज करते हैं हम, और जो आरगवद फल मज्जा है वो मतलब एक तरीके का बहुत अच्छा मृदु विरेचक है। और अगर हम बात करें तो 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छा लेक्जेशन है आरगवद। देन उसके बाद में आता है सुधा, जिसको हम स्नूही भी बोलते हैं, और ये तीक्ष्ण विरेचन है और इसका हम लेटेक्स यूज करते हैं, जो क्षीर होता है हम वो यूज करते हैं सुधा का। देन आता है दंती। दंती और द्रवंती 2 चीज है। तो दंती तो है जिसकी हम मूल यूज करते हैं, ये भी तीक्ष्ण विरेचक है दंती भी। देन उसके बाद में आता है द्रवंती, जिसको हम जयपाल भी बोलते हैं। तो ये भी तीक्ष्ण विरेचन है और इसके हम बीज यूज करते हैं। जैसे हम इच्छाभेदी यूज करते हैं तो इच्छाभेदी है, उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट द्रवंती ही है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं ऋतु की बात करते हैं, तो जो पंचकर्म, जितना भी पंचकर्म बताया है वो हमने सारा पंचकर्म बताया है प्रावट में, शरद में और वसंत में। तो इन तीनों ऋतुओं को बोला है साधारण ऋतु। तो इनको साधारण ऋतु बोलने का मतलब रीजन ये है कि इस टाइम में ना तो हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ना हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मौसम एकदम प्लीजेंट रहता है। तो एनवायरनमेंट के द्वारा हमारी बॉडी पे किसी तरीके का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये साधारण ऋतु है जिसके अंदर हमें पंचकर्म कराना चाहिए। तो अगर हम प्रावट ऋतु की बात करते हैं तो प्रावट के अंदर हम अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो आषाढ़ और श्रावण आता है। आषाढ़ के अंदर जून और जुलाई कवर होता है, मिड ऑफ जून टू मिड ऑफ जुलाई, और श्रावण के अंदर मिड ऑफ जुलाई टू मिड ऑफ अगस्त। तो जो अभी हमारा टाइम चल रहा है ये हमारा श्रावण पक्ष चल रहा है, जो कि कल खत्म हो जाएगा। और इस ऋतु के अंदर हमें बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वात बढ़ती है शरीर के अंदर। देन उसके बाद में आता है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु है ये भी हिंदी महीनों को, कार्तिक और मार्गशीर्ष को कवर करती है। कार्तिक में है अक्टूबर टू नवंबर, मिड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ नवंबर। देन उसके बाद में आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के अंदर है नवंबर टू दिसंबर, मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ दिसंबर। और ये हम शरद ऋतु के अंदर काउंट करते हैं इसको। तो इस ऋतु में हम वेरिएशन प्लान करते हैं। देन उसके बाद में आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु है फाल्गुन और चैत्र। तो ये है मिड ऑफ फरवरी टू मिड ऑफ मार्च, और मिड ऑफ मार्च टू मिड ऑफ अप्रैल चैत्र होता है। और इस ऋतु में हम वमन कराते हैं। और जो नश्य है, नश्य हम इन तीनों ऋतुओं में ही करा सकते हैं, प्रावट, शरद और वसंत में। बस नश्य के लिए एक कंडीशन ये है कि आप अगर बारिश में करा रहे हो तो मतलब प्रावट ऋतु में करा रहे हो तो बादल नहीं होने चाहिए और बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर मौसम खुला हुआ है तो आप करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ सीजन फॉर पंचकर्म प्रोसीजर, तो अगर हम नश्य की बात करते हैं तो नश्य हम तीनों ऋतु में करा सकते हैं, प्रावट, वसंत और शरद में। अगर हम नश्य ग्रीष्म ऋतु में करा रहे हैं तो हमें मॉर्निंग टाइम में कराना चाहिए। शिशिर ऋतु में करा रहे हैं तो आफ्टरनून में कराना चाहिए। और वर्षा ऋतु में करा रहे हैं तब कराना चाहिए जब स्काई क्लाउड फ्री हो,
बादल नहीं होने चाहिए। मात्रावस्थी की बात करें तो मात्रावस्थी सर्वकाल देय है। स्नेहपान की बात करें हम तो अगर हमें स्नेहपान कराना है, चाहे वो शमन है, चाहे ब्रोहण है, चाहे शोधन है, तो अगर शरद ऋतु है तो शरद ऋतु के अंदर हमें सर्पी का पान कराना चाहिए, घृत का पान कराना चाहिए, क्योंकि उसमें पित्त बढ़ता है शरीर के अंदर। तो सर्पी के लिए आता भी है घृत पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसम हितम निर्वापणम मृदुकरम। तो घृत की वैसे ही प्रॉपर्टी है, शीतल प्रॉपर्टी है, और पित्त बढ़ रहा है तो इस ऋतु में हमें सर्पी का प्रयोग कराना चाहिए। देन उसके बाद में आता है प्रावर्त ऋतु। प्रावर्त ऋतु में हमें तेल पान कराना चाहिए, तेल का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि वात और श्लेष्म रोगों के लिए तेल है जो सर्वश्रेष्ठ है। देन उसके बाद में आता है वसा मज्जा। तो वसा मज्जा च माधवे सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे। तो वसा मज्जा का प्रयोग हमें माधव में मेनली बसंत ऋतु के अंदर करना चाहिए। बाकी अगर हम देखा जाए तो जनरल प्रैक्टिस के अंदर वसा मज्जा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ ऋतु शोधन। ऋतु शोधन के क्या बेनिफिट्स है, हमें क्यों कराना चाहिए ऋतु शोधन। तो मेनली अगर हम ऋतु के हिसाब से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो हम जो हमारे हॉर्मोन्स हैं या फिर जो हमारे चैनल्स हैं, चैनल्स को हम क्लीन रख सकते हैं और हार्मोन को बैलेंस रख सकते हैं। जो हमारा इम्यून डिस्टर्बेंस है वो हमारा कंट्रोल में रहेगा, और जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आगे होने वाले उनसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। आज के टाइम में जो मेन चीज़ देखी जाती है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं। लाइक हमारे पास डायबिटीज़ बहुत है, ओबेसिटी हमारे पास बहुत है, हाइपरटेंशन बहुत है। तो उसमें से आधे सारे जो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। थायराइड हमारे पास, हाइपोथायरॉइडिज्म बहुत है। तो ये अगर हम बीमार हैं तो उसकी सीवियरिटी को, मॉर्बिडिटी को भी कम करेगा डिजीज की। और अगर हम सीजन के थ्रू कराते हैं तो हमें बीमारियों से भी बचाएगा। हमारे स्वास्थ्य रक्षण, विकार प्रशमन, दिस हेल्प टू अचीव अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेदा। ऋतु शोधन डिक्रीज इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। The शोधन थेरेपी प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग एंड रिस्टोर स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। तो मेनली आज के युग का बहुत ही प्रज्वलित चीज है एजिंग। तो सब लोग एजिंग पे काम कर रहे हैं, और आजकल हम देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा कॉमन है। आप कहीं पे भी देखोगे कि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही हूँ, मैं ये वाला पानी पी रही हूँ, इससे मैं मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही हूँ। तो अगर हम लोगों को ये एम लेके लोगों को समझाएंगे तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे से उन लोगों को समझ में आएगा। इफ पंचकर्म इज डन विद प्रॉपर टाइम it will definitely eradicate disease and give fruitful result. Otherwise it may cause serious complication. So Kal has important role in पंचकर्म for successful treatment. तो जैसे हमने बात किया कि हमारे पास जो ऋतु हैं, कौन सी ऋतु में हमें कराना है पंचकर्म, कौन सा पंचकर्म कराना है, और मेनली हम वमन विरेचन के लिए बात करें तो हमें जो मेनली हमारे पास वसंत और शरद है उसी में ही कराना है। पर हाँ, अगर आपके पास डिजीज कंडीशन है, ज्यादा दोष बढ़े हुए हैं तो हम करा सकते हैं आप्तयिक अवस्था में। बाकी अगर हम उन ऋतु के अंदर उन दोषों का शोधन करेंगे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पंचकर्म में अगर हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ, क्योर ऑफ डिजीज, प्री कंसेप्शनल हेल्थ, पीडियाट्रिक हेल्थ, रिजुविनेशन, जेरियाट्रिक हेल्थ, साइकेट्रिक हेल्थ। अगर हम कुछ अब डिजीज के हिसाब से बात करते हैं पंचकर्म के लिए, तो जैसे हमारे पास स्थौल्य है, तो स्थौल्य अपने आप में एक पूरा सिंड्रोम है। अगर आपको स्थौल्य है, मतलब आप स्थौल्य का पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो उसको आपको 90% आपको हाइपरटेंशन भी मिलेगा, डायबिटीज भी मिलेगा, उसको हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म भी मिले। तो ये ग्रुप ऑफ व्याधि है ये स्थौल्य। तो इसके अंदर हम मेनली पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्री ऑपरेटिव से। लाइक पहले हम पूरा स्टार्ट में तो हम दीपन पाचन से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम वमन, विरेचन, बस्ती, जितने भी हमारे बस्तियां हैं, लेखन बस्ती है या फिर हमारी और भी एरंड बुलादी, निरहू या जो भी तीक्ष्ण बस्तियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। उद्वर्तन का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि उद्वर्तन को कफ मेद विमलापन बताया है। देन उसके बाद में आता है अम्लपित्त। तो अम्लपित्त है जो अम्लपित्त के अंदर हम स्वमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं मेनली। तो इसमें हम
वमन कराते हैं। तो वमन के लिए अम्ल पित्त में हमारे पास काफी सारे जहाँ पे भी पित्त संपृक्त है और अगर ऊर्ध्व भाग में है तो वमन से डेफिनेटली उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन उसके बाद में आता है पक्षाघात। तो पक्षाघात में जैसा पक्षाघाते तु विरेचनम आचार्य चरक ने बोला भी है, तो अगर ब्रेन ओरिजिन की वजह से पक्षाघात है तो विरेचन कराने से उनका इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो कम होता है, उसकी वजह से जो मेनिंजेस की स्वेलिंग वगैरह कम होती है, तो बहुत जल्दी हेल्प मिलती है उसको रिकवर करने में पेशेंट को। और मेनली हम जो पक्षाघात के अंदर बस्तियों का प्रयोग भी करते हैं, और जो लोकल हम अभ्यंग स्वेदन है या फिर अगर ज़्यादा आपको स्पैस्टिसिटी मिल रही है या फिर मीन्स मसल मास कम हो रहा है तो हम इसके अंदर सालिसिस्टिक पिंड स्वेद का भी यूज़ करते हैं। देन आता है श्वास रोग। तो श्वास रोग के अंदर हम वमन कराते हैं, क्योंकि श्वास रोग की जो चिकित्सा है उसमें ही है आक्त लवण तेलेम नाड़ी प्रस्तर संकरई। तो नमक और तेल को मिलाकर के पहले उसका अच्छे से मालिश करनी है, देन उसको वमन कराना है। लेकिन जो श्वास रोग है बेसिकली पक्वास्य समुत्थ व्याधि है, तो उसमें हमें साथ साथ में अनुलोमन भी कराना है ताकि उसकी वात का अपवर्ड मूवमेंट ना हो, वात का अनुलोमन होता रहे, वात अपने मार्ग में सही से जाती रहे। देन कुष्ठ आता है। कुष्ठ के अगर अंदर हम बात करते हैं तो कुष्ठ के अंदर सभी प्रकार का पंचकर्म बताया है और एक टाइम ड्यूरेशन भी बताया है कुष्ठ के अंदर कि अगर हमें वमन कराना है तो जो वमन कराना है हमें वो 15-15 दिन में कराना है, विरेचन कराना है 1-1 मंथ में कराना है, रक्त मोक्षण है 6-6 महीने में कराना है, और जो नस्य है वो 3-3 दिन के अंदर करवाना है। देन अगर हम बात करें उदर रोगों की, तो उदर रोगों के लिए हमारे पास आचार्य चरक ने बोला है नित्य विरेचन देना चाहिए। जो एसाइटिस वाली कंडीशन है, पेट में बार बार फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके लिए हमें नित्य विरेचन देना चाहिए। देन उसके बाद में आता है सिरहाशूल माइग्रेन। तो माइग्रेन के अंदर हम अगर हम दोषों की बात करें तो मेनली हम पित्त दोष मानते हैं, तो इसके लिए इसमें हम विरेचन देते हैं। बाकी ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि है तो उसके लिए नश्य भी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम इसके अंदर मीन्स ब्रूहण नश्य भी देते हैं। देन उसके बाद में आता है अनिद्रा। अनिद्रा में भी हम नश्य और शिरोधारा यूज करते हैं। अनिद्रा का कोज क्या है उसी हिसाब से हम उसके अंदर थेरेपीज को चूज करते हैं। अगर वो स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो हम शिरोधारा को चूज करते हैं, क्योंकि हम एक सर्टेन हाइट से कोई भी ऑयल है हमारे पास या कोई और भी द्रव्य है वो अगर हम गिराते हैं तो उससे जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में काम करते हैं। कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं उससे, जो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, तो नींद भी जनरेट होती है उससे। अगर हम और बात करते हैं तो संधिगत वात की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये भी एक वात व्याधि है, और वात व्याधि की जो प्रारंभिक चिकित्सा में बताया है स्नेहन बताया है, निरूप स्तंभो वातो स्नेहम आचरित। तो मेनली तो स्नेहन ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहली मेडिकेशन है, लेकिन उसके अंदर भी बस हमें ये देखना है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, आम वाली कंडीशन है। कभी कभी हम सामवात और आमवात और संधिगत वात तीनों के अंदर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर निराम कंडीशन है तो पेशेंट को पहले स्नेहन स्वेदन करा के हम बस्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लोकल जो हमारे पास लेप उपलब्ध हैं लेप लगवा सकते हैं। फिर देन आमवात आता है। आमवात के अंदर तो पहले ही आम का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पहले हमें दीपन पाचन से ही स्टार्ट करना है। बाकी जो उसका पूरा चिकित्सा सूत्र है, दीपन पाचन है, विरेचन है, स्नेहपान है, अनुवासन बस्तियां हैं, शार बस्ती, जितने भी प्रकार के हमारे स्वेदन है, जो हमारे रुक्ष स्वेद है, रुक्ष स्वेदों का हमें प्रयोग करना है इसके अंदर। बाकी प्रमेय है। प्रमेय जिसे हम अभी तो हम डायबिटीज के लिए बोलते हैं, बाकी जो हमारे पास 20 प्रकार के प्रमेय हैं उनके लिए कफज के लिए, पित्तज के लिए और वातज प्रमेय के लिए हमारे पास शोधन है, हम पूरा शोधन करा सकते हैं। बाकी अग्निमांद्य है। अग्निमांद्य के अंदर हम मेनली हम अग्निमांद्य को कफ से मान के चलते हैं कि कफ दुष्टि है तो वमन करा सकते हैं, और जितनी भी दीपन पाचन औषधियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि पंचकर्म और रसायन कि अगर हम पहले डायरेक्टली अगर हम किसी को रसायन का यूज कराना चाहते हैं तो अगर हम डायरेक्ट रसायन देते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट है।
तो जब तक हमारी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होती है, तो अगर हम किसी पेशेंट को रसायन का प्रयोग कराना चाहें तो भी उसको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए पहले है कि पेशेंट को पहले शोधन कराया जाए, देन उसके बाद में उसको रसायन कराया जाए। तो उसके लिए आचार्य चरक ने एक उपमा भी दी है, जिस प्रकार से गंदा जो कपड़ा होता है उसको अगर हम डाई करना चाहें तो वो डाई नहीं हो पाता है। तो पहले उसको हमें धोना पड़ता है, उसका बिल्कुल उसको क्लीन करना पड़ता है, देन ही हम उसको किसी और कलर से डाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके से है कि अगर हम पेशेंट को रसायन सेवन कराना चाहते हैं तो पहले अगर हम उसको पेशेंट का, देन ही उसको रसायन प्रयोग कराना चाहिए। रसायन विद सुटेबल better bioavailability of homeostasis of disease। और Thank डॉक्टर you। दिव्या, डॉक्टर जी दिव्या मैम। कुछ आवाज ज्यादा कट रही है बेटा। आवाज ज्यादा कट गई, लास्ट वाले 2 सेंटेंस एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना। लास्ट वाले 2 साइड। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ लास्ट वाले, मैम हाँ थोड़ी सी आवाज कट गई। ओके मैम, ओके मैम। बेसिकली हम रसायन के बारे में बात कर रहे थे कि जो रसायन थेरेपीज है वो हमें शोधन के बाद में लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। पेशेंट को अगर हम थोड़ा बहुत भी शोधन करा करके अगर देंगे, और भी कुछ नहीं तो हम उसको नित्य विरेचन पे रख के फिर हम उसको रसायन थेरेपियों का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रसायन थेरेपीज बेसिकली जो पंचकर्म कराने के बाद अगर हम इसे यूज करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मेकोलॉजिकल जो भी उसके सब्सटेंस है उनकी ज्यादा होगी, और हेल्प टू ब्रिंग अबाउट होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी ह्यूमर्स, एलिमिनेट डिजीज कॉजिंग कॉम्प्लेक्सेस from the body and check the recurrence and progression of the disease। Thank you ma'am। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में समाहित करके इसको लिया है, और मैंने अभी वो चैट बॉक्स ऑन कर दिया है उसमें माइक को, और जिसका भी एक आधा केस की कोई प्रेजेंटेशन आप बताना चाहे कि भी एक पेशेंट ऐसा था और इसमें ऐसा किया, उससे मुझे लगता है कि तब तक हमारे क्वेश्चन अगर आने हैं तो आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर दिव्या? जी मैम, जी मैम। ऐसे हमारे पास आमवात हाँ, का एक आधा केस बताइए तो। हाँ, आमवात का पेशेंट था मैम हमारे पास में। तो मतलब वो डिफॉर्मिटीज आई हुई हैं उसको, और स्वानिक डिफॉर्मिटी है उसके हैंड्स में पूरा, और वो पहले कहीं से ट्रीटमेंट लेके आई हुई है। और अभी हमने आने के बाद उसको हमने पहले सोचा कि हम उसे ना मतलब हमें लगा इसकी शायद आम कंडीशन तो नहीं है, इसकी जीर्ण अवस्था में है इसका ना, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको कि हम उसको ना स्नेहन स्टार्ट कराते हैं। तो स्नेहन स्टार्ट कराया, बट जैसे ही स्नेहन स्टार्ट कराया कि पेशेंट को काफी ज्यादा पेन स्टार्ट हो गए। फिर हमें लगा कि शायद हमें नजर नहीं आ रहा है, आम तो है इसके अंदर। फिर हमने उसे कुछ टाइम स्नेहपान कराने के बाद में फिर हमें वापस से उसे दीपन पाचन पे रखा, तो भी इसको इम्पैक्ट नहीं आया। दीपन पाचन से भी मतलब उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। देन फिर उसके बाद में हमने पेशेंट को प्रॉपर विरेचन प्लान किया पेशेंट का। तो विरेचन कराने के बाद में पेशेंट को इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला, और अभी हम उसको ओनली बालूका स्वेद पे रख रहे हैं, और उसका मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है पेशेंट को। विरेचन कराने के बाद ओनली बालूका स्वेद चल रहा है उसका। तो मैम ये जरूरी नहीं है कि हम मीन्स हम हर आमवात के पेशेंट को हम बालूका स्वेद से ही ठीक करेंगे, या फिर हम पेशेंट हर एक पेशेंट को हम उससे ही ठीक करेंगे, विरेचन से ही ठीक करेंगे। अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो बहुत लास्ट स्टेज में आता है, तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ से क्या क्या ट्राई करके आया है। तो पहले तो जो भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उससे हमें और भी कुछ नहीं तो 2-4 दिन के लिए हमें उसे शोधन पे रखना चाहिए, चाहे हम माइल्ड लेक्सेटिव देके उसको शोधन पे रखें, ताकि जो भी वो लेके आए एक बार वो सारी चीजें उसकी वॉश आउट हो।
तो मुझे लगता है ये अगर हम कोई मेडिकेशन भी दे रहे हैं उसे, तो भी उसमें एक हम ये मेडिकेशन डालें, कोई भी अनुलोम मेडिकेशन डालें तो अच्छा रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या, बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है बेटा, डॉक्टर प्रियंका यादव पूछना चाह रही है। नाइस प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपकी सराहना की है डॉक्टर प्रियंका, आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि डॉक्टर दिव्या जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना योगदान दिया, इसीलिए हम 515 10 साल में देख रहे हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आपको लिखना ही चाहिए, है ना, कि भाई हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा था, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि भाई पता है मेरे को जिसने सबसे पहली बार अच्छा बोला ना, आई कांट फॉरगेट, है ना, मैं ऐसे पूरा गदगद थी, है ना, ऐसे लगा था कि चल यार अच्छा लगा किसी को तो, है ना, वरना हम अपने आप में ऐसे सोचते रहते हैं। हाँ नहीं, ये बच्चे है ना, ये उनको मैं सिखाती हूँ बेटा इस उम्र में। तो मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, तब तक तो इतना बोल नहीं पाती थी टीचर होने के बावजूद भी, मगर करनी चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि देखो एकमात्र व्याख्यान माला है, हाँ निशुल्क रूप से मिल रहा है। आपको पता है, मुझे किसी के साथ मैंने बात करी तो ऐसे कि भाई जैसे मैडम आप फ्री रखते हो ना इसलिए लोग आते नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें हम पैसा नहीं रख सकते, है ना, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है कि आयुर्वेद ऊपर आए, आयुर्वेद सभी लोगों तक पहुंचे, आयुर्वेद भारत के लोगों की पहली पसंद बने। आयुर्वेद में व्यक्ति कैरियर सोचे कि नहीं, मैं कम से कम 3 से 5 लोगों का घर का चूल्हा मेरे कारण होगा, है ना, मैं उसको नौकरी दूंगा, है ना, तो नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, है ना। तो इसीलिए हम बहुत अच्छे चिकित्सक निर्माण करना चाहते हैं, जिससे जब कभी भी आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो, तब ये बहुत अच्छी तरीके से इतने सारे वैद्य की फौज भारत को संभाल सके, भारत के लोगों को संभाल सके, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम ऐसे एक आदर्श रखते हैं ना, तो कहीं से प्रेरित होकर रखते हैं। तो आप सब में से मैंने कुछ लोग जो रेगुलर लिसनर है उनको तो पता होगा, मगर फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि प्राचीन भारत में शिक्षा बिल्कुल निशुल्क थी, मनोरंजन बिल्कुल निशुल्क था, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कठपुतली का जो खेल अलग अलग जगह बैठ के दिखाने वाले लोग कभी कुछ नहीं मांगते, भाई समाज उसका ध्यान रखता है। और तीसरी थी चिकित्सा। तो जिस समाज में चिकित्सा, शिक्षा, है ना, और मनोरंजन फ्री मिलता है ना, वो दी बेस्ट समाज होता है। वो अपने से परे सोच लेता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज लोगों के लिए निर्माण करता है ना। तो एक बहुत अच्छे उद्देश्य के कारण इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है कि नहीं हम फीस नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम फीस नहीं रखते ना इसलिए आते नहीं है बच्चे। तो मैंने बहुत बार बहुत सारे स्पीकर को कहा है, और आज डॉक्टर दिव्या को भी बाई चांस रिपीट हो गया। मैंने कहा बेटा कोई ना है तो मुझे पढ़ा देना, है ना। जी, तो एक ज्ञानवर्धन, है ना, एक डिस्कशन हो जाएगी, एक विचारों की आपले हो जाएगी। हमारे भी कुछ प्रश्न होते हैं जो मैं पंचकर्म में डॉक्टर वैभव बापट है वहाँ, है ना, डॉक्टर विपिन है वो, है ना, उनसे मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि बेटा ऐसा है वैसा है, कैसे करेंगे, है ना, कितना पंचकर्म से अच्छा रहेगा ये सब, है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि 14 डिपार्टमेंट में पीजी होती है, तो 14 के 14 डिपार्टमेंट में कम से कम एक पंचकर्म वैद्य की पोस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि पंचकर्म संशोधन और संशमन जो 2 चिकित्सा बताई है, तो संशोधन कैसे करेंगे बेटा, है ना। कई बार हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो मैं फील करती हूँ 26 साल काम करने के बाद, कि यार इतने एक्सपर्ट नहीं होते, कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं। और जो मुझसे भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, मैं उनको नमन करती हूँ कि सच में मेरे में कमी है, मैं इतना नहीं कर पाती। मगर मुझे ऐसे लगता है कि पंचकर्म वैद्य की पोस्ट होनी चाहिए, जिससे कोलैबोरेट करके हम और ज्यादा अच्छा कर सके, ऐसा मुझे लगता है ना। तो इसलिए डॉक्टर अनुपमा मोंगा, डॉक्टर सेलाइन फिगर और डॉक्टर स्वप्नाली जोगी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किमाया,
है ना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर लीना, डॉक्टर, है ना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लेक्चर की सराहना की, और इससे स्पीकर का और भी मेहनत करने का मन करता है ना। वैसे तो करते ही रहते हैं, है ना। वकील और वैद्य, मेरे टीचर ने कहा था कि उनको स्टूडेंट ही रहना पड़ता है जीवन भर। जी मैम। है ना। वकील भी ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया बस अब ओके, है ना। नहीं, उसको लगातार रिसेंट केसेस को स्टडी करना पड़ेगा कि भोपाल में क्या अभी डिसीजन हुआ, गुजरात में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, है ना। हर एक जगह का पढ़ना पड़ेगा, और अपने मुवक्किल के लिए जो अच्छा है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि उधर वैसा ही हुआ है और उसको डिसीजन लेने में 8 साल लग गए, तो मुझे 8 दिन में डिसीजन मिलना चाहिए, है ना, कि हमारा केस भी वैसा ही है। सेम इसी तरीके से हम वैद्य को भी जीवन भर बनना चाहिए स्टूडेंट, जिससे हम बहुत सारे लोगों का अच्छा कर सके। और डॉक्टर प्रियंका जी ने बेटा एक हाँ और मैम, एक क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है आया चैट हुआ बॉक्स है। में। जी मैम, संधिगत में लेप की। हाँ जी, तो अगर हम इंस्टेंट पेन संधिगत रिलीफ के लिए। हाँ, इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास दशांग लेप ही है ओनली, तो हम दशांग लेप के अंदर थोड़ा सा खट्टी छाछ होती है ना, वो और ऑयल और थोड़ा सा नमक मिलवा के अगर हम उसको टाई करा देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रात को बंधवाओ और सुबह में आप उसको ओपन कराओ। तो ऐसा आप 7 डेज भी करेंगे तो अगर कुछ स्वेलिंग भी है तो स्वेलिंग भी चली जाती है, और जो लगातार स्वेदन होता है उसकी वजह से जो वहां की मसल्स है उनकी स्टिफनेस भी खुल जाती है। बाकी इसके लिए बहुत सारे उपनाहा है हमारे पास। ओके बेटा, धन्यवाद। जी बेटा, हाँ जी बताइए। बहेड़ा है जो विभितक चूर्ण है, जी डॉक्टर विभितक चूर्ण का उपनाहा भी हम करते हैं। बाकी हमारे पास अस्थि संधानक लेप भी आता है। तो अगर इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर हमें चाहिए और हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, तो हम ओनली जो हमारा गेहूं का आटा होता है, गेहूं के आटे के अंदर थोड़ा सा तेल मिला सकते हैं और नमक मिला सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और उसको भी अगर हम टाई करेंगे तो संधिगत वात में उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ आता है। बाकी अगर आपके पास में हर्बल मीन्स ड्रग्स हैं तो आप एरेंड का पत्ता ले सकते हो, अर्क का पत्ता ले सकते हो। तो इनकी वैसे भी शूल प्रशमन प्रॉपर्टीज हैं, तो ये अच्छा काम करते हैं। इनको गर्म करके नमक और तेल लगा के और इसको आप ओनली टाई करवा दीजिए तो वो भी अच्छा इफेक्ट देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। डॉक्टर स्वप्नाली बता रही है पेन मैनेजमेंट के लिए पंचकर्म की उपयोगिता, शायद ऐसा ही कुछ लिखना चाहते हैं। उपयोगिता कैसे रहेगी? पेन मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो जो अगर हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो उपयुक्तता। पेन मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास जितने भी, अब जैसे आम वात का पेशेंट है, आप उसको बालू का स्वेद अगर करा देंगे तो तुरंत उसको रिलीफ फील होगा। वहीं संधिगत वात का पेशेंट है तो उसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मालिश करा देंगे, या फिर कोई हमारे पास में स्पाज्म का पेशेंट है तो उसको अच्छा सा अभ्यंग करने को मिल जाएगा तो उसको काफी अच्छा पेन रिलीफ होगा। मीन्स डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेन है वो। अगर अम्ल पित्त का पेशेंट है, लाइक आप उसको बहुत जबरदस्त उसको एसिडिटी हो रही है, किसी भी चीज से उसको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो एक को ओनली आप नमक के पानी से भी उसको वमन करा दोगे, जिसको हम कुंजल बोलते हैं, वो करा दोगे तो उसको उसमें भी अच्छा लगेगा। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सेलाइन पूछ रहे हैं गोल ब्लैडर स्टोन में शमन के साथ साथ शोधन का विचार कैसे करे, विरेचन करे या आइदर बस्ती करे? वैसे तो डॉक्टर साहब इसमें विरेचन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन का एक तो साइज क्या है, ओनली स्लज है कि प्रॉपरली स्टोन फॉर्म हो गया है। तो थोड़ा रिस्क लेके मुझे लगता है हमें शोधन प्लान करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। पेशेंट की एक बार कंडीशन देख के, अगर पेशेंट का बल कैसा है, कितना उसको स्टोन कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से हमें उसको शोधन स्नेहपान करा करके और उसको फिर हमें विरेचन पे लेना चाहिए। और अगर पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब है, मीन्स स्नेहन नहीं ले सकता, तो फिर हमें शीतल बस्तियों पे लेना चाहिए, तो बस्तियां अच्छा इम्पैक्ट करती है। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष तिवारी जी, आपका धन्यवाद।
और डॉक्टर प्रियंका जी धन्यवाद, डॉक्टर प्रियंका साहू और प्रियंका यादव दो है ना, दोनों का धन्यवाद। और हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और मैं लास्ट में एक बात जोड़ देती हूँ कि कुछ समय पहले हमारे पास वहाँ जब मैं एनआईए में थी तब जमवा रामगढ़ में हमारे बहुत सारे कैंप लगते हैं और अभी एक नियमित वहाँ चिकित्सालय भी है। तो हम जब कैंप लेके गए थे, हमने वहाँ स्तन कैंसर जागरूकता अभियान रैली भी निकाली थी। उन दिनों में कुछ लोगों से वहाँ सरपंच मैडम से और इन सबसे परिचय हुआ, कुछ लोगों से परिचय हुआ। तो वहां से एक पेशेंट आई थी, 12 साल की बिटिया थी, मीन्स बच्ची थी, और उसको एक्यूट पेन ऑफ गोल ब्लैडर स्टोन था, एक्यूट पेन, है ना। तो सामान्य रूप से तो देखो हम उसमें कुछ इतना कर नहीं पाते, सीधा सर्जरी में ही भेजते हैं। और जब हमारे पास 14 डिपार्टमेंट हो तो ऐसा ही रहता है। तो वो क्योंकि जानकार थे मेरे पास आ गई, है ना, कि भाई नहीं, एसएमएस में भी दिखाया था इस तरीके से, वहां सर्जरी ही बता रहे थे, हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं, है ना, भाई नहीं हुआ पेन रिलीफ तो करवाएंगे ही। मैंने कहा हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है। और आप यकीन मानिए कि हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का एक द्रव्य है, वहाँ एक कॉम्बिनेशन है शांतिवर्धक चूर्ण। मुझे सारे अभी इंग्रेडिएंट्स तो याद नहीं है, मैं मंगवाने की कोशिश करती हूँ। शांतिवर्धक चूर्ण 2 ग्राम और लवण भास्कर 2 ग्राम, यानी कहीं ना कहीं वातानुलोमन, उदरशूल और गुल्म की चिकित्सा की मैंने। और 2 ही दिन में 100% पेन रिलीफ मिल गया, है ना। हर एक में मिलेगा ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है ना। जस्ट एक केस है जिसमें हमने वात शामक सारा खान पान करवाया, यानी निदान परिवर्जन किया, है ना। हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सारे बच्चे, इवन इंटर्निस्ट बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से निदान परिवर्जन करते हैं। और इनिशियली 4-5 तो मजबूरी में करते हैं, क्योंकि मैं सिग्नेचर ही नहीं करती थी, तो फिर करने पड़ते थे उनको। तो कहीं ना कहीं निदान परिवर्जन सारे बच्चे सीख जाते हैं, इंटर्निस्ट सहित। और कुछ बच्चे जो यूजी करते करते भी आते हैं, संडे की मेरी ओपीडी में, तो वो भी सीख जाते थे। तो कहीं ना कहीं निदान परिवर्जन आप सभी रोगों में कराइए, है ना, सभी रोगों में। क्योंकि ये विचार अच्छा नहीं है कि कुछ भी खाओ और दवाई खा लो, है ना, कुछ भी खाओ और बस फिर यूं उसकी मैनेजमेंट करते रहो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये विचार पता है, हमें चिकित्सक के रूप में एक पिता की तरह अपने पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम गलत सोच रहे हो, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मगर धीरे 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 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि भी शुरुआत में जब पेशेंट आते थे इनफर्टिलिटी के, तो पता है 38, 40, 42, 45 ऐसे उम्र में आते थे। उन सभी पेशेंट्स को मैंने 10-15 मिनट दिए कि एक अपना स्केच ड्रॉ करके, है ना, कि देखो तुम्हारी ट्यूब खुली है, तुम्हारा यहाँ दिक्कत है, यहाँ फाइब्रोइड है, यहाँ से बीज नहीं बनता, है ना, ये 4-5 चीजें ठीक करनी है ना। और साथ में उम्र का हम सिखाते थे कि देखो उम्र, इसी कंप्लेन को लेके तुम 22 में आ जाती, 24 में आ जाती, 26 में आ जाती, तो देयर इज ए मोर प्रोबेबिलिटी, है ना। देखो गारंटी तो मैंने कहा मेरे कल जीने की नहीं है ना, जिंदा रहेंगे तो मिल जाएंगे, वरना इस कुर्सी पे एक नया डॉक्टर मिलेगा, चिकित्सा हो जाएगी तुम्हारी। मगर इस तरीके से करके कुछ समय के अंतराल में ही बहुत अच्छे न्यू पेशेंट, जिसकी एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी इनफर्टिलिटी की, हमें ही करवानी पड़ती थी। जबकि हमने शुरुआत ऐसे करी कि अरे भाई दिखा दिखा के 10-15 साल में हार चुके, अब तुसी ग्रेट हो, कुछ है ना यूं धमाका और कमाल कर दो। ऐसे नहीं होता ना बेटा, धातु साम्य तो धातु साम्य के तरीके से ही होगी, है ना। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने पेशेंट को जो आपने पढ़ा है ना वही समझाना है। जैसे मैं अपने पेशेंट को समझाती थी कि देख, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हेल्दी है, उसके बावजूद भी 12 महीने साथ रहेंगे, फिर भी बच्चा नहीं होगा, तब उसको इनफर्टिलिटी कहेंगे, है ना। आप सभी को डेफिनेशन पता है। तो मैंने वही पेशेंट को पढ़ाई कि देख, पहले तो तुम्हारा पीसीओडी मानी ये बीज नहीं निकलता, वो ठीक करेंगे, और उसके बाद 12 चांस मिलने चाहिए, है ना। पहले मैं ठीक कर लूं 2-3 महीने में,
4 महीने में, 5 महीने में, और फिर 12 महीने साथ रहो, तब होता है। तो समझ रहे हैं कि वो हमें समय देंगे। तो काउंसलिंग और उसको संशोधन की बात बताना, संशमन की बात बताना, ऋतुजन्य विकारों की बात बताना, ये सारी चीज यम दृष्टा हम क्यों नहीं बताते, बताओ, है ना। कि जब एक ऋतु पूरी होती है, दूसरी शुरू होती है, तो हम पेशेंट को बताना चाहिए, है ना। ऐसा उनको आर्टिकल में भी नहीं मिलता और आपने सिलेबस में पढ़ रखा है, तो पेशेंट को बताइए बात, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि वो समझेंगे इन चीजों को, और बिल्कुल उनको समझ में आएगा कि नहीं भाई, हम आयुर्वेद वालों को टाइम ही नहीं देते, है ना। मैं इनिशियली जब एमडी करके निकली, तब मेरे पेशेंट को कहती थी कि ये ट्रीटमेंट कितना समय चली, कहते मैडम 8 साल से चल रही, कोई भी रोग ले लो, 8 साल, 10 साल, 6 साल, 11 साल। मैंने कहा बेटा 11 महीने दे दे, है ना। वहां 1 साल दिया, तो हमें तुम आयुर्वेद को 1 महीना नहीं दोगे क्या? देनी चाहिए भाई, है ना। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, 1 महीने में भी तुम्हारा काम हो सकता है, वहां बोले 8 साल लग गए हो, है ना। तो इसलिए बहुत सारी बातों पे वो डिपेंड करता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना संशोधन का कार्यक्रम जो आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, वो लीजिए, और साथ में पेशेंट से बात बताइए कि दिक्कत क्या है और उसको हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। डॉक्टर ऋचा तिवारी ने भी आज ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगी कि विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से डॉक्टर ऋचा जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ऋचा। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आशीर्वाद। जी मैम। और मैम जी बेटा, एक बार धन्यवाद ज्ञापन। जी मैम, आज का जो टॉपिक था बहुत ही मतलब यूजफुल टॉपिक था, क्योंकि गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर में पंचकर्म जिस तरीके से क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं आजकल, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, तो बिना संशोधन चिकित्सा के मुझे ऐसा लगता है कि पूरे रिजल्ट नहीं मिलते। इसीलिए जब मैंने देखा इसमें, तो ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि इसका और भी आगे पंचकर्म के लेक्चर मैम कराएंगे तो बहुत हम सबके लिए यूजफुल रहेगा। और आपका और स्पीकर जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एक हमारा ग्राउंड कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, और आगे भी ऐसे पंचकर्म से रिलेटेड मैम लेक्चर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जी मैम, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा जी। और डॉक्टर दिव्या जी, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, आगे भी पंचकर्म के लेक्चर्स करवाएंगे, और ये सच में ही बहुत उपयोगी है। तो उसका भी मैं कुछ अरेंजमेंट्स करती हूँ। तो सुझाव के लिए भी बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रा